Welcome back class 12th in our history online class. Students, after our summer vacation, from today we are going to start our new chapter and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns. हिस्ट्री में हमने थीम फर्स्ट कंप्लीट किया था बिफोर आवर समर वैकेशन और हमने वहाँ पर कंप्लीट किया था द हरप्पन सिविलाइजेशन को। हिस्ट्री में उसके बाद जो मेन कुछ दूसरे चेंजेस आते हैं वो आते हैं हमारे जो टाइम पीरियड है वो है ऑलमोस्ट 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा सीई तक। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट 16 महाजनपदास। हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली अबाउट द मगध, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे अर्ली एम्पायर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मगध, टाउन स्टेट्स एंड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मगध एम्पायर। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उस टाइम पर इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में कौन कौन से वो मेन डायनेस्टीज़ थे, कौन कौन से वो किंगडम्स थे जो हमारे इंडिया में बने और जिनका कुछ स्पेशल, कुछ देन, कुछ लेगेसी रही है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट हम समझ लेते हैं कि क्या है ये चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में जैसे कि हम कह रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम 600 BCE से 600 CE के बीच के इंडिया को पढ़ेंगे। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, जैसे इससे पहले मोहनजोदारो या हरप्पन सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ा उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था और बिल्कुल एक अर्बन सिटी की तरह हम रहते थे, हमारे लोग यहाँ पर रहते थे। फिर इसके बाद हमने देखा कि कैसे सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाती है और एक लॉन्ग पीरियड तक कुछ भी डेवलपमेंटल चीज़ें या कुछ भी ऐसी चीज़ें इंडिया के अंदर नहीं होती हैं जिन्हें जो नोटेबल हो, जिसके लिए हम जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। ठीक है, ये एक लॉन्ग गैप के बाद स्टार्ट होता है फिर से 600 BCE से 600 CE के बीच। इस टाइम पर बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते हैं। इस टाइम पर क्या क्या होता है, ये अबाउट 1200 ईयर्स का टाइम है ना, 1200 साल का टाइम है। BCE यानी कॉमन एरा के शुरू होने से 600 साल पहले का टाइम, और हमारा कॉमन एरा जो हम यूज़ करते हैं, जिस कैलेंडर को आज जिस कॉमन एरा में हम हैं 2021 में है, इसको स्टार्ट होने की 600 ईयर के बाद तक, है ना, यानी 6 और 6 1200 साल का लगभग समय है जिस टाइम के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसे हम 1200 ना कर 1500 करते हैं। ठीक है, 1500 हम इसलिए करेंगे क्योंकि मानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी चेंजेस है वो हमें 600 BCE से दिखना शुरू होती है। लेकिन ये तो एक डेवलपमेंट की बात है कि सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अगर 600 BCE से दिखना शुरू हो रहा है तो ऐसा तो था नहीं कि 600 BCE जब स्टार्ट हुआ, जब वो डेट आई और तभी से डेवलपमेंट अचानक से शुरू हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद ही जाके कोई चीज़ होती है ना। तो इसलिए हमारे हिस्टोरियंस इसको 1500 का ईयर्स का टाइम मान लेते हैं और मानते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हमको इस 1200 के बीच में दिखाई देता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है या पूरा क्या टाइम पीरियड है, वो 1500 का माना जाता है। यानी कुछ मतलब 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी इससे भी पहले और ये 600 CE के बाद तक का जो टाइम है थोड़ा सा, उसको हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इस पूरे टाइम पीरियड को इस चेंज के लिए देखते हैं। क्लियर? इस टाइम पर कौन कौन से चेंजेस हुए, स्पेशली जो चेंजेस हुए हैं वो स्पेशल चेंजेस हुए थे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स में। ठीक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ थे, उसी तरीके से इस टाइम पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन, क्योंकि उस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद फिर से जब नई शुरुआत होती है, नए ढंग से फिर से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है, वो इसी टाइम पीरियड के बीच में होता है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमारे नॉर्थ इंडिया में, कर्नाटका में और डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, इसके साथ साथ
पेस्टोरल पॉपुलेशन भी रहना शुरू कर देती है हमारी कंट्री के अंदर, कहाँ पर, डेक्कन और साउथ के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, जैसे डेड बॉडीज़ के सेटलमेंट्स को लेकर उनका जो डिस्पोजल किया जाता था, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो ब्यूरियल्स डाले जाते थे ज़मीन के अंदर, उनको दफनाया जाता था, तो उनके फेवरेट चीज़ों को, प्रीसियस मेटल्स को, बीड्स को, कॉइन्स को, ज्वेलरीज़ को उनके साथ रख दिया जाता था, पॉटरीज़ को भी उनके साथ रख दिया जाता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स जो थे उनको इन ब्यूरियल्स के साथ रखा जाता हुआ पाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ इसी टाइम पर स्टोन्स के बहुत ज़्यादा वर्क, स्टोन स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। स्टोन स्ट्रक्चर्स यानी स्टोन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, है ना, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ और इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं, जो हमारे एविडेंसेस के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है हमारी पूरी हिस्ट्री में। तो ये सारे वर्क इस टाइम पर होते हैं जिनको मेगालिथ्स कहा जाता है, ठीक है। 2 टाइप से इसको देखते हैं, मेगालिथ्स होता है, एक माइक्रोलिथ्स होते हैं। जब हम स्टोन से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं तो वो माइक्रोलिथ्स हैं, और जब हम उन्हीं स्टोन्स को यूज़ करके बहुत बड़ी बड़ी कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो वो मेगालिथ्स है, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस जब थे तो उस टाइम पर माइक्रोलिथ्स होते थे, ठीक है। जब हमारे आदि मानव थे, जो हम लोगों ने क्लास 11 का एक चैप्टर रहा है वो, तो वहाँ पर बताया भी गया था कि वो उस टाइम पर जो स्टोन से जो भी छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे वो माइक्रोलिथ्स थे, ठीक है। अब क्या हो चुका था कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मेगालिथ्स बन रहे थे, ठीक है। बड़े बड़े स्टोन की चीज़ें बनाई जा रही थी, और बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस इस पूरे टाइम में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर अर्ली स्टेट्स का एमरजेंस होता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेट फाउंड किया जाता है, बनाया जाता है, वो इसी टाइम पर बनाया गया। इससे पहले तक क्या कोई स्टेट्स थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, या कोई भी किंगडम, डायनेस्टी रूल करती थी? नहीं करती थी, है ना। इससे पहले इंडिया के अंदर क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पर ना तो कोई किंग होता था, ना कोई क्वीन होती थी, किसी भी तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। वहाँ पर जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस पे हम बस यही कह सकते हैं कि वहाँ पर सारे लोग मिलकर कलेक्टिवली डिसीजन लिया करते थे, कलेक्टिवली सारा काम होता था, कोई एक हेड या कोई एक रूलर नहीं उस टाइम पर था, है ना। यानी रूलिंग सिस्टम स्टार्ट होता है कब, बिटवीन 600 BCE टू 600 BC, सॉरी 600 BCE टू 600 BC, ठीक है। इस टाइम पर ही हमारा रूलिंग सिस्टम सबसे पहली बार शुरू होता है। इस टाइम पर सबसे पहली बार स्टेट्स बनाए जाते हैं, किंगडम्स बनते हैं, और बड़े बड़े किंगडम्स यानी एम्पायर्स भी इसी टाइम पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने पुराने टाइम के बारे में हमें पता कैसे चलता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं, हमारे हिस्टोरियंस को हेल्प करती हैं ये समझने के लिए कि कैसा था उस टाइम का सीन। तो जो मेन सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन के उस टाइम के, वो हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस तो समझते हो, है ना, राइटिंग ऑन लार्ज पीस ऑफ स्टोन, रॉक्स, और किसी भी हार्ड सरफेस पर, वॉल्स पर, केव्स पर, या फिर बड़ी बड़ी जो भी दीवार होती थी, रॉक्स के पीसेस होते थे, उन पे जो लिखा जाता था, है ना, क्योंकि उस टाइम पर तो पेपर्स नहीं यूज़ हो रहे हैं इस तरीके से, तो जो सारी चीज़ें लिखी जाती थी वो बड़े बड़े पिलर्स पर, स्टोन्स पर, पैलेसेस के वॉल्स पर लिख दिए जाते थे, ठीक है। और जो चीज़ें उस टाइम पर लिखी गई थी, इसका मतलब वो चीज़ें प्रैक्टिस में थी, वो चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी, है ना। तो जिससे हमें बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम का क्या सीन था वो पता चल जाता है। और इंस्क्रिप्शंस लिखता कौन था, बनवाता कौन था, जो किंग्स और रूलर्स होते थे। और किंग्स और रूलर्स क्या लिखवाएंगे, क्या प्रिंट करेंगे, वो तो जो भी कुछ नए रूल्स होंगे, नए लॉज होंगे, या कुछ भी नई तरह के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे जो वो अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं, उन्हीं को वो लिखवाएंगे। या फिर उन्होंने कुछ जो नया अचीव किया है, किसी एक एरिया को जीत लिया है, किसी किंग को मारा और विजय प्राप्त की, तो जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, और जो भी उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम है उन सब चीज़ों के बारे में हमें
कहाँ से मिलेगी जानकारी? इंस्क्रिप्शन से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स है। कॉइन्स जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि कौन सा मटेरियल से कॉइन बना है, ये हमें बताता है उस टाइम के इकोनॉमी के बारे में, है ना। अगर कॉइन्स गोल्ड के, सिल्वर के या किसी भी प्रीसियस मेटल के बने, इट मीन्स कि वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है। और अगर कोई कॉपर के, टिन के, आयरन के बने हुए टूल्स वो मिल रहे हैं हमको, कॉइन्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। साथ ही साथ कॉइन्स में बनने वाले इमेजेस हमें उस टाइम के लोगों के या किंग के बिलीफ के बारे में, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में, और उस समय के जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में भी बता देती है ना। कॉइन्स हो गए। इसके अलावा टेक्स्ट, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जैसे हमारे बुद्धिज़्म के जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, और जैनिज़्म भी उसी टाइम पर शुरू हुआ है, तो उनकी जो बुक्स हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। इनके अलावा बहुत सारी विजुअल मटेरियल्स भी उस टाइम के मिले हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, टूल्स वगैरह मिले हैं, और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनसे हमें इस पूरे टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दे रहा है टॉपिक, वो है प्रिंसिप एंड प्रियदर्शी। ठीक है, हम सबको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था। ठीक है, जिस टाइम पर ब्रिटिश रूल था तो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि इंडिया का आजकल जैसा भी सीन है, जैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम इनके आने से पहले तक का था, जो लोगों का बिलीव है, सोशल स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ है, इंडिया की जैसी भी इकोनॉमी है, वो किन चीज़ों के, किन प्रोसेसेस के थ्रू आई है, वो ये जानना चाहते थे। तो वो हमेशा से इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए लगे हुए रहते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश स्कॉलर्स हुए, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट उस टाइम पर हुए, जिनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन जिनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप, इन्होंने 1830 में, 1830 के आसपास बहुत ज़्यादा खोजें करना शुरू की। ठीक है, इस टाइम पर इनका जो मेन फोकस था वो इंडियन स्क्रिप्ट को लेकर था। वो जानना चाहते थे कि इंडियन स्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, जो भी स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट कहाँ से आई है, कब से शुरू हुई है, और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो जानना चाहते थे। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट की हिस्ट्री के खोज में इन्होंने पाया, जो भी इन्होंने खोज की, एविडेंसेस ढूंढे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पाई। स्पेशली इन्होंने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पाया जिसमें लिखी हुई चीज़ें रहती थी, रिटन रहता था। और उसमें उन्होंने पाया कि 2 स्क्रिप्ट्स थी जो एंशियंट इंडिया में यूज़ होती आ रही थी। कौन कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी। नोट करते जाएंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसिप ने 1830 में क्या खोज निकाला? इंस्क्रिप्शंस और क्वाइंस की स्टडी करके उन्होंने पाया कि एंशियंट इंडिया में 2 तरीके के स्क्रिप्ट्स यूज़ किए जाते थे। कौन कौन से? ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, इन्होंने उसकी खूब स्टडी शुरू की, खूब उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ कॉमन चीज़ें उसमें से पाई। जैसे उन्होंने क्या कॉमन पाया? इन्होंने पाया कि कई जगह पर, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में रूलर की जगह पर प्रियदर्शी या प्रियदर्शी लिखा हुआ पाया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कॉइन्स की स्टडी की, तो कॉइन्स में भी कई जगह पर रूलर के नाम पर अशोका लिखा हुआ मिल रहा है। और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिज़्म के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, उनमें भी अशोक का नाम, जो चक्रवर्ती राजा अशोक हम सब जानते हैं, है ना, मौर्यन डायनेस्टी से थे, तो उनका नाम लिखा हुआ बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इंस्क्रिप्शंस बिलोंग करते हैं अशोका, जो एक रूलर हैं, रहे हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास जो कॉइन्स, हमारे पास जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं,
वो अशोक से रिलेटेड मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ अचीव किया है, बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शन। हमने बताया ना कि इंस्क्रिप्शंस तभी रूलर्स बनाते थे, लिखते थे जब वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव करते थे, और अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके इंस्क्रिप्शंस मिलने का भी यही अर्थ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया, यानी एक वो बहुत बड़े रूलर रहे हैं, बहुत बड़े एक अचीवर रहे हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पर प्रियदर्शी जो है वो एक तरीके से टाइटल दिया गया था अशोक को, जो आगे बाद में भी मालूम चला और दूसरे एविडेंसेस से कि ये जो प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी का मतलब होता है कि जिसको देख के हमें बहुत अच्छा लगे। ठीक है, और ऐसा वर्ड हम उसी के लिए यूज़ करेंगे ना जो बहुत नेक होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो अशोक के लिए अगर वहाँ के सिटीजन्स या वहाँ के लोग प्रियदर्शी वर्ड यूज़ करें, इसका मतलब है कि वो एक गुड रूलर था। ठीक है, और जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी प्रियदर्शी या प्रियदर्शी वर्ड यूज़ किया गया है अशोक के लिए, रूलर के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि उस टाइम के बारे में हमें काफ़ी कुछ मालूम चल जा रहा है इन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उन सब से भी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे जेम्स प्रिंसिप हैं, इन्होंने खोजना शुरू किया, इन्होंने स्क्रिप्ट की खोज के साथ इंडियन हिस्ट्री को शुरू किया था, जो बाद में जाकर चेंज हो जाता है जब बहुत ज़्यादा अशोक मॉडर्न डायनेस्टी से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक सिस्टम उनको उनकी स्टडीज़ में जो रिज़ल्ट निकल रहे थे उससे मालूम चला। तब अब इनका फोकस जो था, या फिर इनके लोगों का जो फोकस था, जो ब्रिटिश स्कॉलर्स या यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, या हमारे यहाँ के इंडियन स्कॉलर्स जो थे, जो अभी तक सिर्फ स्क्रिप्ट्स या दूसरी और चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे, उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, और शिफ्ट होके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जाता है, या इंडिया के एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ चला जाता है। अब उन्हें ये लगने लगता है कि हमें इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी जानना है कि एंशिएंट इंडिया में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसा क्या सीन था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कौन करता था, और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें थी वो उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों की तरफ चलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर हमने किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ लिया तो उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर यानी सोशल सिस्टम, और बाकी दूसरी जो भी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए किसी भी कंट्री के बारे में, वो भी मालूम चल जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वैसे ही वहाँ का सोशल सिस्टम होगा, वैसे ही वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम भी रहेगा, क्योंकि सब चीज़ों को तो पॉलिटिक्स ही या रूलर ही कंट्रोल करता है ना। तो अब लोगों का जो शिफ्ट था दूसरी चीज़ों से हटकर चला जाता है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की खोज करने में। ठीक है, कि इंडिया, एंशिएंट इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, और बहुत सारे एविडेंसेस का सर्च किया जाता है, बहुत सारी डिस्कवरीज करी जाती हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें की जाती हैं, और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा। किस टाइम पीरियड के? 600 BCE से 600 CE के टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, अब क्या खोजें मालूम चली, जब सारी चीज़ें, सब बहुत सारे डिस्कवरीज की गई, तो क्या चीज़ें सामने आई? सामने आते हैं हमारे द अर्लीस्ट स्टेट। अब पाया गया कि इंडिया के जो सबसे पुराने यानी सबसे पहले जो स्टेट्स बनाया गया, जो सबसे पहला किंगडम इस्टेब्लिश किया गया, जो सबसे पहला किंग आया है ना, उनके बारे में जानकारी अब हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, 6th सेंचुरी के शुरुआत के साथ साथ पाया गया कि जो अर्ली स्टेट्स हैं, जो अर्ली सिटीज़ हैं, यहाँ पर यूज़ ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कॉइन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी टाइम पर बहुत सारे न्यू थॉट्स भी इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, न्यू थॉट्स का मतलब होता है नए बिलीफ सिस्टम भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे हम क्या कहेंगे कि इसी टाइम पर 600 BCE से 600 CE के टाइम पर ही बुद्धिज़्म आया, इसी टाइम पर जैनिज़्म का भी स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो इनके आने के साथ साथ ये क्या है, एक तरीके से आइडियोलॉजी है ना। जो सनातन हम सब सारे लोग एक ही बिलीफ सिस्टम पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध जी के आ जाने के बाद और एक जो उन्होंने
कुछ मैसेजेस दिए, जो उनकी कुछ आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करने वाले सारे बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म के लोग कहलाए। जो लोग महावीर स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं वो सारे लोग जैन कहलाने लगते हैं, है ना। तो इस टाइम पर चीज़ें सबकी सेम थी, जो भी मैसेजेस और टीचिंग थी वो सबकी सेम थी, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा अलग था। तो इस टाइम पर बहुत सारी न्यू आइडियोलॉजीज़ की भी शुरुआत हो जाती है और कॉइन्स की शुरुआत हो रही है, और बहुत ज़्यादा यूज़ आयरन का भी इस टाइम पर शुरू होता है। ठीक है, इसी पूरे 1200 या 1500 ईयर का जो टाइम पीरियड है इस बीच में। ठीक है, इस टाइम पर जो जैन और बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मालूम चलती हैं। जैसे ये मालूम चलता है कि उस टाइम पर जो स्टेट्स थे, हमारा इंडिया था वो डिवाइडेड था 16 महाजनपदास में। महाजनपदास जैसे हम कहते हैं कि हम आज के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट को जनपद बोलते हैं। ठीक है, और महा अगर यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कि वो जनपद छोटे जनपद नहीं है, फिर बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हो गए। ठीक है, महाजनपदा जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? जनपदा मीन्स द लैंड वेयर अ जन सेट इट्स फूट और सेटल। ठीक है, जनपदा जो है जनपद या महाजनपद, अगर महा को हटा देते हैं तो जन मीन्स होता है लोग, पीपल, और पद जो होता है वो पैर को बोलते हैं, फूट को। और हमारा जब फूट एक जगह पर सेटल्ड हो जाता है, यानी किसी भी जगह पर जहाँ पर हम अपना सेटलमेंट बना लेते हैं, उस जगह को यानी पीपल जिस जगह पर सेटलमेंट अपना बना लेते हैं, परमानेंटली वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे। और क्योंकि ये उस टाइम पर जो 16 जनपद थे वो बहुत लार्ज जनपद थे, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे, इसलिए इनको महाजनपद कहा जाता है या महाजनपदास कहा जाता है। कौन कौन से थे ये जनपदास? क्योंकि अब कोई भी स्टेट है, कोई भी जनपद है, महाजनपदास है, उसका कुछ ना कुछ नाम तो रहेगा। ठीक है, तो उन 16 में से साइज वाइज जो है वो कुछ ही के नाम हम लोग समझेंगे कि कुछ जो थे जो थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज जनपद थे वो कौन कौन से थे? वो थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। ठीक है, ये कुछ है जो लार्ज थे, जो सबसे बड़े बड़े जनपद थे, ये उनमें से एक है। अब इनमें से जो सबसे बड़ा जनपद था वो था मगध। इस पूरे चैप्टर में हम स्पेशली जिस महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है? वो मगध है। ठीक है, तो ये 16 महाजनपदास में से कुछ जनपद के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको हमें याद भी रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अब ये जो महाजनपदास हैं इसमें जो रूलिंग होती थी वो किस तरीके से होती थी? ठीक है, महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स। इन सभी महाजनपदास में जो रूल करने वाला पर्सन था वो कौन था? किंग था। किंग जो थे वो हर जगह पर रूल करने वाले पर्सन जो थे वो किंग थे। कई जगह पर क्या था? ओलिगार्चीज सिस्टम था। ओलिगार्चीज का मतलब होता है जहाँ पर जो रूलर होगा वो कोई एक पर्सन नहीं होता है बल्कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग मेंबर्स होते हैं और सारे लोग मिल के रूल करते हैं, है ना। और सारे लोग जब मिल के करते हैं तो वो उन सब लोगों को किंग्स या राजाज कहा जाता है। तो कुछ जगहों पर क्या होता था, जैसे कुछ जगहों पर था कि डायरेक्ट एक किंग होगा, उसके कुछ मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, और किंग के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे मिनिस्टर्स, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे महाजनपद के अंदर। कुछ जगहों पर इस तरह का रूलिंग सिस्टम था। कुछ जनपद ऐसे थे जहाँ पर ओलिगार्चीज था, जहाँ पर ग्रुप ऑफ किंग थे, ग्रुप ऑफ राजाज थे जो सारे लोग मिलकर रूल किया करते थे। कुछ जगहों पर क्या था? संघास या गणास बने होते थे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक वो होता था जो होते थे महाजनपद, वहाँ पर ग्रुप्स में जो काम किया जाता था उनको हम गणास या संघास कहते हैं। ठीक है, ये हुआ करते थे। यहाँ पर वज्जी संघ के बारे में भी स्पेशली बताया गया है